Good morning everyone. Welcome to Civil Daily Platform. This is second lecture for this chapter of fluid kinematics. In the first lecture हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में, लैग्रेंजियन मेथड के बारे में, यूलेरियन अप्रोच के बारे में. इसके साथ साथ हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, इसके बाद यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो को हम लोगों ने स्टडी किया. रोटेशनल फ्लो क्या होता है, रोटेशनल फ्लो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी. और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में. ओके, तो जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में अगर बात हो रहा है तो आप बोलोगे सर ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी पाइप फ्लो में पढ़ा हुआ है. लेकिन आप ध्यान दोगे पाइप फ्लो में हम लोगों ने जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन जो पढ़ा था, वहाँ पे जो हम लोगों ने बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन वहाँ पे हम लोगों ने किया था, वो मेरा जनरल फॉर्म नहीं था कंटिन्यूटी इक्वेशन का. वहाँ जस्ट हम लोगों ने वन डायमेंशनल स्टेडी फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव किया था. और हम लोगों ने ये कंसिडर किया था कि हमारा फ्लो कैसा है, हमारा फ्लो वन डायमेंशनल है और इसके साथ साथ क्या है, स्टेडी है. ये कंसिडर करने के बाद वो डेराइवेशन किया गया था. लेकिन आज के क्लास में हम लोग जो डिराइव करने वाले हैं वो वन डायमेंशनल नहीं है. हम लोगों को जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ना है. इसका मतलब ये कि हम लोगों को थ्री डायमेंशनल कंडीशन में कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ना है. इसका मतलब ये कि हम लोग आज के क्लास में जो कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, डेट continuity equation may be used for all types of flow, for two dimensional flow, for three dimensional flow, for steady flow, for uniform flow, for non uniform flow. किसी भी टाइप का फ्लो हो हम लोग इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज़ कर पाएंगे. तो चलते हैं हम लोग अपने सिलेबस पर, और सिलेबस में देखते हैं हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्लो और आज के क्लास में जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं. इसके बाद हम लोग फ्लो लाइंस एंड फ्लो नंबर्स के ऊपर जाएंगे, देन सर्कुलेशन एंड वोटिसिटी को डिस्कस करेंगे. तो वन बाय वन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे. उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने अभी तक वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो को स्टडी किया था, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देखोगे ना कि टाइप्स ऑफ फ्लो को फिर से यूज़ में लाया जा रहा है, मतलब टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में सीधे सीधे बात किया जा रहा है. तो इसीलिए आप अगर वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हो तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करो और आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को एक बार चेक कर लो, उस वीडियो को आप देख लो, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो को, और देन हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. और अगर आप देख चुके हो तो वी कैन गो अहेड, आगे हम लोग जाके स्टार्ट कर सकते हैं. तो बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में. और कंटिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशंस के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है. यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन चीज़ों सबको समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डायग्राम समझना है. और ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, इसमें एक फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर किया गया है. आप ध्यान से अगर याद करोगे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे पास कितना मेथड है फ्लूइड के काइनेमेटिक्स बिहेवियर को स्टडी करने के लिए. मेरे पास दो मेथड है. कौन कौन सा? फर्स्ट इज यूलेरियन, सेकेंड इज लैग्रेंजियन. और जब हम लोग लैग्रेंजियन मेथड के थ्रू स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम लोग किसी पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट को नोट डाउन करके या किसी पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट को कंसिडर करके उस बिहेवियर को, उसके फ्लूइड के बिहेवियर को, उसके पाथ को हम लोग स्टडी करते हैं. लेकिन जब हम लोग यूलेरियन मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग एक कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं और उस कोऑर्डिनेट पे ही स्टडी किया जाता है. फ्लूइड पार्टिकल को हम लोगों को नोट डाउन करने की या उसको मार्क करने की, या पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट के लिए हम लोग स्टडी नहीं करते, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग स्टडी करते हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट यूलेरियन एंड लैग्रेंजियन अप्रोच. लेकिन अगर आज की क्लास में बात करेंगे तो हम लोगों ने क्या किया है वो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने एक थ्री डायमेंशनल आपको जो कंडीशन है उसको हम लोगों ने कंसिडर किया है, जहाँ पे आपको एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में हम लोगों ने एक क्यूबिकल एलिमेंट कंसिडर किया है. मैं बोल सकता हूँ कि एक एलिमेंट कंसिडर किया गया है, क्योंकि एक क्यूबिकल में नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्यूबिकल अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड ऑल विल बी इक्वल. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट आपको मैंने शेप, क्यूबॉइड शेप यहाँ पे कंसिडर कर लिया है जैसा कि आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो. और ये आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जो इसके ओरिजिन है उसके अलॉन्ग इसको मैंने रख दिया है. और इसके बाद आप ये देख रहे हो ना, यहाँ आप देखोगे कि एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है. वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है. और जेड एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी है, z है, सॉरी w है. अगर मैं और बात करूं इसके बारे में तो मैंने जो फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर किया है ना, एक्स एक्सिस में वो कितना, उसका जो लेंथ है वो कितना है, वो dx है. वाई एक्सिस में उसके लिए जो लेंथ है वो कितना है,
dy है, और z एक्सिस में उसके लिए जो लेंथ है वो कितना है, dz है। सो इट वाज ऑल अबाउट बेसिक कंडीशन जो हम जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे अब जो भी यहाँ रिटर्न है उसको एक बार पढ़ लिया जाए। लिखा गया है, लेट अस कंसीडर अ 3-dimensional एलिमेंट ऑफ dx dy dz लेंथ इन x y and z डायरेक्शन। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में एक क्यूबॉइड शेप एलिमेंट कंसीडर करना है, जहाँ पे उसकी लेंथ x एक्सिस में x dx के बराबर है, y एक्सिस में dy के बराबर है और z एक्सिस में dz के बराबर है। इसके साथ साथ लेट u, v and w is the velocity of mass entering in the considered element in x, y and z direction respectively। तो ये मान लिया गया है कि जो फ्लूइड इंटर कर रहा है ना, उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में किसके बराबर है, u के बराबर है, y डायरेक्शन में v के बराबर है और z डायरेक्शन में आपको जो है w के बराबर है। बट वन मोर थिंग आपको कंसिडर करना है, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं ना कि यहाँ पे वेलोसिटी u, v, w ये 3 अलग अलग वेलोसिटी है, बट फ्लूइड विल मूव इन ओनली इन वन डायरेक्शन, ये आपको मालूम है। इट विल नॉट मूव इन 3 डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो इट विल हैव ओनली अ सिंगल वेलोसिटी। तो उसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं ना, वेक्टर फॉर्म पे लिखते हैं। तो ये मैं आपको वेक्टर फॉर्म लिख करके दिखा देता हूँ कि ये जो मेरी टोटल वेलोसिटी है वो कितनी होगी। यहाँ पे जो आपकी टोटल वेलोसिटी v जो होगी ना, वो कितनी होगी, वो होगी u यानी कि मैग्नीट्यूड इन x डायरेक्शन इंटू i कैप, है ना, i कैप। ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन प्लस v इंटू j कैप, और ये j कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन, और अगर आगे आप बोलोगे तो w इंटू k कैप। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो अलग अलग टर्म, u क्या है, मैग्नीट्यूड इन x डायरेक्शन, v क्या है, मैग्नीट्यूड इन y डायरेक्शन, और w क्या है, मैग्नीट्यूड इन z डायरेक्शन। i क्या है, i आपको x डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर है, j क्या है, y डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर है, और k क्या है, z डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर है। तो ये this will be the actual velocity of the particular fluid particle what we will consider in this continuity equation। तो यहाँ पे आपको क्या है ना, हर डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी आपको गिवन है। ये x एक्सिस में u वेलोसिटी है, y एक्सिस में v वेलोसिटी और z एक्सिस में w वेलोसिटी है। और यहाँ पे ये मार्क किया गया है, लेट द डेंसिटी इनसाइड द एंट्रेंस इज रो। इसके अंदर मतलब जहाँ से फ्लूइड इंटर कर रहा है वहाँ पे आपकी डेंसिटी कितनी होनी है, रो के बराबर होनी है। तो ये बेसिक कंडीशन है जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चल के आगे जो है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, या आगे की कंडीशंस हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको ये बोला जाए कि मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग फ्रॉम फेस ABCD पर सेकेंड, तो फेस ABCD, अब आप कहीं से भी अगर फ्लूइड किसी भी सेक्शन से अगर आप फ्लूइड के मास को कैलकुलेट करते हो तो कैसे कैलकुलेट करते हो, आपने किया हुआ है, ये क्या होता है, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। ये आपने ऑलरेडी जनरलाइज्ड, ये हम लोगों ने जब कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो कॉमन सा सिंपल सा 1 डायमेंशनल कंडीशन था वहाँ पे हम लोगों ने देखा ये किसके बराबर होता है, रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया। तो अगर आप बोलोगे कि मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग फ्रॉम फेस ABCD, तो चलिए आप देखोगे यहाँ पे आपकी फेस ABCD, ये वाली फेस है ABCD, है ना। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी है इस डायरेक्शन में, u है, और यहाँ पे इसके लिए अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये साइड कितना है, dy है, और ये साइड कितना है, dz है। तो आप लिख सकते हो रो इंटू u इंटू dy इंटू dz। ये क्या हो गया, ये मास पर सेकेंड जो इंटर कर रहा है, ध्यान से समझोगे, मास पर सेकेंड जो इंटर कर रहा है, कौन से फेस से, इस फेस से। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया ना, हम लोगों ने ये कंसिडर कर लिया है कि इस फेस से मास इंटर कर रहा है, इस फेस से मास एग्जिट कर रहा है। इन द सेम वे इस फेस से मास इंटर कर रहा है यानी y डायरेक्शन से, और y डायरेक्शन में इस फेस से एग्जिट कर रहा है। z डायरेक्शन में इस फेस से एंटर कर रहा है, इस फेस से एग्जिट कर रहा है। किसी भी क्यूबॉइड बॉडी के लिए या क्यूबॉइड शेप के लिए आप अच्छे से जानते हो कि आपके पास कितना फेस होना है, 6 फेस होना है, 6 फेसेस होने हैं ना आपके पास। तो 3 फेस से फ्लूइड इंटर कर रहा है और 3 फेस से जो फ्लूइड है वो बाहर जा रहा है, ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पर्टिकुलर फर्स्ट वाले फेज से कितना फ्लूइड इंटर किया, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, इट इज़ रो इंटू यू इंटू डी वाई इंटू डी जेड। सही है। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि फ्लूइड इंटर कर रहा है, चलिए ये फ्लूइड इंटर कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, है ना, ये फ्लूइड इंटर कर रहा है, तो फ्लूइड कितना बाहर निकलेगा? कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से ये फ्लूइड इंटर कर रहा है तो यही फ्लूइड बाहर निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल सिस्टम है। इसका मतलब ये कि ये हो सकता है कि आपके फ्लूइड में क्या हो सकता है, आपके फ्लूइड में आपको कंप्रेशन देखने के लिए मिल सकता है, मतलब कि डेंसिटी चेंज हो सकती है। या हो सकता है कि आपके फ्लूइड एक्स डायरेक्शन से इंटर कर रहे हैं और वाई डायरेक्शन से निकल जा रहे हैं और एक्स डायरेक्शन से कम निकल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास ऐसा शेप है ना, तो क्या है कि इस फेज से जो फ्लूइड इंटर कर रहा है, यहाँ से आप जो देखोगे, यहाँ से जो फ्लूइड इंटर कर रहा है, मान के चलो कि 10 इंटर कर रहा है, ये जस्ट एक एग्जांपल है ताकि आपको समझ आए। और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है ना, वो 12 निकल रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को आप सिर्फ कंसिडर कर रहे हो ना, तो आप बोलोगे सर ये 2 जो मैग्नीट्यूड है ये ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि दिस मे एग्जिस्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, यहाँ से ज़्यादा अगर इंटर करे। तो आप जब 3 डायमेंशनल कंडीशन को कंसिडर करोगे, मेरे कहने का मतलब ये है, और आपको सिर्फ ये समझना है कि आप जब 3 डायमेंशनल कंसिडर करते हो 3 डायमेंशनल कंडीशन को, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, वहाँ पे आपको तीनों डायमेंशन में मैं ये मानता हूँ कि जो फ्लूइड मास इंटर कर रहा है उससे ज़्यादा फ्लूइड मास बाहर आ रहा है, राइट। ये जनरलाइज्ड कंडीशन में हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं कि जो फ्लूइड मास इंटर कर रहा है ना, उससे ज़्यादा फ्लूइड मास बाहर आ रहा है। तो कितना ज़्यादा फ्लूइड मास बाहर आएगा ये भी हम लोगों को समझना है। तो चलिए, फ्लूइड मास इंटर किया यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, राइट, ये फ्लूइड मास इंटर कर गया। फ्लूइड मास बाहर कितना आएगा, दिस प्लस समथिंग, है ना, जो इंटर किया उसके साथ प्लस में समथिंग। तो प्लस में समथिंग क्या, प्लस में समथिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस, है ना, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ दिस किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये है कि अगर ये फ्लूइड मास इंटर कर रहा है और इस फ्लूइड मास से आपको ये बताना है कि बाहर में एग्जिट कितना होगा, तो जितना इंटर कर रहा है वो एग्जिट होगा। इसके साथ साथ जो हम लोग इस क्वांटिटी को पार्शियली डेरिवेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिराइव कर रहे हैं, पार्शियली डेरिवेट कर रहे हैं। तो जब आप पार्शियली डेरिवेट करोगे देन यू कैन राइट डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये लिखोगे इंटू डी एक्स लिखोगे, राइट। तो अगर आप बोलोगे कि अब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ये इंटर कर रहा है, ये फ्लूइड इंटर कर रहा है, जो आपने यहाँ पे देखा, ये फ्लूइड क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, और ये फ्लूइड क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ पे स्टोर कितना होगा मास, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर दोनों क्वांटिटी अलग अलग है तो मास स्टोर होगा ना। तो मास स्टोर कितना होगा, इन माइनस आउट, तो इन ये हो गया और आउट कौन सा हो गया, आउट यहाँ पे ये हो गया। तो जब आप इन माइनस आउट करोगे तो यहाँ पे आप माइनस पुट करोगे तो यहाँ दोनों टर्म के साथ माइनस आ जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म कॉमन है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। and the fluid mass which will be stored in the particular cubical or cuboid element considered by us is इतना। इसका मतलब ये कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर ये फ्लूइड इंटर कर रहा है और ये फ्लूइड एग्जिट कर रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड मास जो है जो स्टोर्ड होगा ना, वो कितना होगा, माइनस डेल बाई डेल एक्स रो इंटू यू इंटू डी यू डी जेड इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, ये स्टोर हो गया। इन द सेम वे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में भी हम लोगों को सेम काम करना है, यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों ने किया है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई, रो वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में, वी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वी लिखा, और वाई डायरेक्शन में फेस क्या है, डी एक्स और डी जेड, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो वाई डायरेक्शन में आप देखोगे यहाँ से यहाँ डी एक्स, ये वाई डायरेक्शन की बात हो रही है ना, वाई डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पे डी एक्स और ये वाला डी जेड। तो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होना है, आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया यही वाला होना है। तो ये कितना है, डी एक्स और डी जेड के बराबर है।
तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसी तरीके से हम लोगों ने सेम वे में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे del y रो वी डी एक्स डी जेड, चूँकि मैंने y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिराइव किया है, पार्शियली डेरिवेट किया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डी वाई लिखा हूँ। तो ये हो गया मेरा फॉर y डायरेक्शन। फॉर z डायरेक्शन सेम इन द सेम वे वी कैन राइट माइनस del z रो वी डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड। तो अभी क्या है, अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने जो भी काम किया, हम लोगों ने जो भी इक्वेशन यहाँ पे आपको बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इक्वेशन कहाँ से आया। वो इक्वेशन में हम लोगों ने ये माना ना कि एक्स डायरेक्शन में जो फ्लूइड इंटर कर रही है उससे ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकल रही है। कितनी ज़्यादा, एक्स डायरेक्शन में जो मेरा एक्स एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जब पार्शियली उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं उस क्वांटिटी को, तो उतनी फ्लूइड बाहर आ रही है। यहाँ y डायरेक्शन में भी यही हो रहा है और z डायरेक्शन में यही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको अगले स्लाइड में लेके चलता हूँ, फिर ये इन चीज़ों को फिर से मैं बताता हूँ। हाँ, इसका मतलब ये है, चलिए एक जनरल कंडीशन ड्रॉ कर लिया जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक जनरल सा क्यूब ड्रॉ किया हुआ है, और ये क्यूब अभी मैं आपको यहाँ पे इस डेरिवेशन से रिलेटेड कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं आपको एक जनरल सा कंडीशन देके ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इक्वेशन अभी सॉल्व कैसे होने वाला है ना। तो अच्छा, मैं अगर यहाँ पे क्यूब या क्यूबॉइड जो भी ड्रॉ कर दूँ, तो आप इसकी वॉल्यूम के बारे में क्या बोलोगे। आप यहाँ पे इसके वॉल्यूम के बारे में बोलोगे L इंटू बी इंटू एच, है ना। और अगर मैंने डी एक्स डी वाई और डी जेड कंसिडर किया है, तो आप बोलोगे डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, राइट। अब चलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से फ्लूइड के 10 यूनिट मास इंटर कर रहे हैं, और मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से निकलने वाले फ्लूइड के जो एलिमेंट है वो कितना है, वो यहाँ पे आपको 11 है, राइट। वैसे ही यहाँ से फ्लूइड कितना मास इंटर कर रहा है, 10 इंटर कर रहा है, और यहाँ से जो एग्जिट कर रहा है वो कितना है, वो है 11। इन द सेम वे अगर यहाँ से फ्लूइड इंटर कर रहा है 10, तो यहाँ से एग्जिट कितना कर रहा है, 11। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ओवरऑल में कि अगर 30 यूनिट इंटर कर रहा है, 30 यूनिट ऑफ फ्लूइड अगर इंटर कर रहा है, 30 यूनिट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड इंटर कर रहा है, तो कितना यूनिट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड बाहर आ रहा है, 33, ठीक है। इससे आपको जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन मास इनसाइड जो है, अंदर में जो चेंज इन मास है वो क्या हो रहा है, वो आपको क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कि इस फ्लूइड एलिमेंट में जो मास था वो भी बाहर जा रहा है। मैं अगर ये बोल रहा हूँ आपको ना कि अंदर में पहले से 20 मास था, ठीक है, अंदर में कितना मास था, 20, और अभी ये 33 बाहर आया ना, 3 ज़्यादा बाहर आया, तो सिंपल मैथमेटिक्स से आप बोल सकते हो कि अंदर में अभी कितना मास बचने वाला है, 17 यूनिट मास बचने वाला है, राइट। ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि चीज़ें क्लियर हो। चलिए, तो इसका मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि चेंज इन मास, ओके, चेंज इन मास मतलब कि आप यहाँ पे 30 माइनस 33 करोगे, तो यहाँ पे चेंज इन मास कितना आ रहा है, -3, है ना। 30 माइनस 33 करते हो तो चेंज इन मास जो है वो चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होने वाला है। चेंज इन डेंसिटी, सॉरी आप इसको लिख सकते हो चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू वॉल्यूम। तो आप इसको ये लिख सकते हो कि जो भी चेंज इन मास है, बाहर में अगर चेंज इन मास हो रहा है तो आपको अंदर में भी चेंज इन मास हो रहा है। इसका मतलब ये, चलिए मैं थोड़ा और आसान करता हूँ इसको आसान करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर लिया जाए स्क्रीन। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो भी मास बाहर आ रहा है ना, जो भी मास बाहर आ रहा है, तो आप यहाँ देखोगे कितना मास एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है, 30 से 33। इसका मतलब कि -3 है ना, यहाँ पे -3 यूनिट बाहर आ रहा है एक्स्ट्रा। ये जो यूनिट बाहर आ रहा है, तो इस यूनिट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे चेंज इनसाइड कितना है, -3। और अगर आप बोलोगे कि अंदर में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, तो अंदर में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, 20 माइनस 17, है ना। तो अंदर में भी चेंज कितना हो रहा है, -3 आ रहा है ये चेंज। आप इसको माइनस करोगे तो मेरे समझाने का पर्पस ये है,
आपको बताना ये मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप ये समझो ना कि बाहर में जो भी फ्लूइड चेंज होगा, मतलब नेट इंक्रीज ऑफ मास पर यूनिट टाइम, इसका मतलब ये कि जो नेट चेंज है इन मास पर यूनिट टाइम, टोटल चेंज, वो किसके बराबर होगा? वो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास इन द फ्लूइड एलिमेंट के बराबर होगा। इसका मतलब ये कि मैं अभी यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, आपने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है कि एक्स डायरेक्शन में क्या चेंजेस है, सब में माइनस था ना, तो मैंने माइनस को यहाँ कॉमन ले लिया है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ एक्स डायरेक्शन में ये चेंजेस था, वाई डायरेक्शन में ये चेंजेस था, जेड डायरेक्शन में ये चेंजेस था। तो टोटल चेंज कितना है मास में? टोटल चेंज है, आपको ये सबको आप ऐड कर दोगे, और टोटल चेंज इन मास पर यूनिट टाइम आप कितना लिख सकते हो? रो मास को आप क्या लिख सकते हो? रो इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो ना, वॉल्यूम को डी एक्स डी वाई डी जेड, तो रो इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड बाई रो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल रो बाई डेल टी डी एक्स डी वाई डी जेड। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन लेकर के आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहाँ नेक्स्ट वाले में मैं क्या किया, मैंने कॉमन लेके इसको कट कर दिया, तो आपको यहाँ पे मिल जा रहा है ये वाला टर्म, और यहाँ पे डेल रो बाई डेल टी। अब आप डेल रो बाई डेल टी को इधर ले जा सकते हो, आप फिर से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, and you will get the generalized continuity equation, this one, del by del x rho du del by del y rho v del by del z rho w plus del rho by del t। तो ये आपको क्या मिल गया? ये आपको जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन मिला। और अब अगर हम लोग आगे बात करें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में, तो चलिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में बात कर लिया जाए। तो सबसे पहला कंडीशन आपका ये है कि अगर फ्लूइड का जो फ्लो है ना वो कैसा हो, अगर फ्लूइड का फ्लो अगर आपका मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टेडी हो, तो स्टेडी फ्लूइड फ्लो में होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये जीरो होता है। तो जब ये जीरो होता है, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट डेल रो बाई डेल टी क्या होने वाला है? डेल रो बाई डेल टी यहाँ पे जीरो होने वाला है। ये मैं बोल सकता हूँ, बहुत आराम से बोल सकता हूँ कि दिस डेल रो बाई डेल टी इज गोइंग टू बी जीरो। सही है। और अगर आप आगे देखोगे तो आप जब इस डेल रो बाई डेल टी को उस जनरल इक्वेशन में रखते हो तो यहाँ पे आपको ये टर्म जीरो हो जाएगा। देन यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन लाइक डेल बाई डेल एक्स रो इंटू डी यू, डेल बाई डेल वाई रो इंटू डी वी, डेल बाई डेल जेड रो इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर रो इज अ कांस्टेंट टर्म एंड वी कैन नेग्लेक्ट दिस रो, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि रो को भी कॉमन लिया जा सकता है। नहीं, रो को हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि आपको ये बोला गया है कि फ्लो स्टेडी है। ध्यान से समझना, आपको ये बोला गया है कि फ्लो स्टेडी है। इसका मतलब ये कि जो आपकी डेंसिटी है ना वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगी, लेकिन आपको ये कहीं नहीं बोला गया है कि ये स्पेस के रिस्पेक्ट में भी चेंज नहीं करेगी। मीन्स somehow we can say that density is still a function of x, y and z। सो आप डेंसिटी को कॉमन यहाँ पे नहीं ले सकते। चलिए सेकेंड कंडीशन मान ले कि जब ये भी बोला गया है कि फ्लो कैसी है, फ्लो स्टेडी है, इनकम्प्रेसिबल है, तो स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल की कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो? रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब आप रो को कॉमन लेके बाहर कर सकते हो एंड योर इक्वेशन विल बी डी यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। एंड फॉर टू डायमेंशनल ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इन वाई जेड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। सो यू कैन राइट डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। सो इट वॉज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी इक्वेशन, और इसके जनरलाइज्ड फॉर्म के बारे में था। हम लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन का जनरलाइज्ड फॉर्म आज किया। मैं अगर आपको थोड़ा वन डायमेंशनल के बारे में, वन डायमेंशनल सिस्टम के बारे में बताऊं, तो हम लोग जो पाइप फ्लो पढ़ते हैं ना आप ये समझो, मैं इसके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ताकि वो आपको नया सा नहीं लगे। चलिए मैं सबसे पहले आपको एक यहाँ पे ना पाइप बना के दिखाता हूँ। चलिए मैं मान ले रहा हूँ कि मेरा इस तरीके से एक पाइप है ना चलिए ये मेरे लिए एक पाइप है, और इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसके लिए हम लोग ये बोलते हैं कि मास कैन नॉट बी चेंज। इट मीन्स रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? इसके लिए कांस्टेंट होता है। और इसी से हम लोग इक्वेट करते हैं ना, क्या इक्वेट करते हैं? हम लोग इक्वेट करते हैं यहाँ पे रो a1 v1 इज इक्वल टू रो a2 v2, और हम लोग बोलते हैं यहाँ पे
कंटिन्यूटी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये हम लोग कब बोलेंगे कि रो एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ये कब बोलेंगे? ये हम लोग तभी बोल सकते हैं जब फ्लो वन डायमेंशनल हो। आपको ध्यान देना है, फ्लो क्या होना चाहिए? वन डायमेंशनल होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? स्टेडी होना चाहिए। स्टेडी का मतलब क्या? आपको डेल रो बाई डी रो बाई डी टी क्या होना चाहिए? ये ज़ीरो होना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए? इसके साथ साथ आपके लिए जो आपकी जो डेंसिटी में चेंजेस है ना, वो आपको ज़ीरो होनी चाहिए। चलिए एक इक्वेशन हम लोग इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी आसान हो जाए, सब कुछ आसानी से हमको समझ में आए। एक इक्वेशन हम लोग कर लेते हैं जनरल सा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। मैं क्या किया, मैं आपको थोड़ा पीछे वाले स्लाइड में लेकर आया। तो पीछे वाले स्लाइड में लाने का बेसिक पर्पस ये है, सबसे पहली बात ये है ना कि आप ये समझ लो जनरल इक्वेशन से हम लोग इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मैं बोल रहा हूँ वन डायमेंशनल फ्लो, ध्यान से आप समझोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, वन डायमेंशनल फ्लो। इसका मतलब ये होगा कि एक्स डायरेक्शन में सिर्फ वेलोसिटी होगी, मतलब यू एग्जिस्ट करेगा, यू एग्जिस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे वी एग्जिस्ट नहीं करेगा और डब्ल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। यू के साथ बाकी कोई भी वेलोसिटी फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर आपको यहाँ पे लिखना है कि आपकी जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होगी, आप जनरल इक्वेशन आपने ये लिखा हुआ था ना, तो इस जनरल इक्वेशन में आप यहाँ पे u और v को हटा सकते हो। आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सॉरी, ये वेलोसिटी वाला जो पॉइंट है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये दोनों पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। आपको सिर्फ क्या एग्जिस्ट करने वाला है, ये इसके बराबर होने वाला है। इसका मतलब ये आपको ये बोला जा सकता है कि माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स इंटू रो इंटू यू इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। और इसके साथ साथ आपको ये बोला जाता है कि ये किसके बराबर है, ये डेल रो बाई डेल टी के बराबर है इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, इसके बराबर है। तो अगर यहाँ से मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे जो मतलब आपकी फ्लो है स्टेडी है, इसका मतलब चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, ये आपको ज़ीरो होने वाली है। तो मैं आपको ये वाला जो इक्वेशन है इसको ज़ीरो से इक्वेट कर सकता हूँ, और इस इक्वेशन को जब मैं ज़ीरो से इक्वेट करूँगा ना, तो यहाँ पे आपको रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हम लोग अगले क्लास में इसके ऊपर हम लोग इक्वेशन करने वाले हैं। वन डायमेंशनल कंडीशन के लिए हम लोग एक छोटा सा इक्वेशन करने वाले हैं, इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशनल फ्लो। आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन पर्पस। और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स करने के बाद इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपका फ्लो होने वाला है, टाइप्स ऑफ फ्लो होने वाला है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे फ्लो लाइन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो हम लोग ये फ्लो लाइन एंड फ्लो नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लो के जस्ट बाद ये हम लोगों को पढ़ना था, लेकिन जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लो को समझ लिया, इसीलिए हम लोगों ने पहले इसको कवर कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।